अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। 21 दिसंबर 2023 के इख्तिताम पे 3 या 4 ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो लीगल भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, बल्कि उनको आप पॉलिटिको लीगल कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कानून तो पाकिस्तान में हिसाब-किताब का ही है। बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उनका अदालतों से ताल्लुक़ है। जो बड़ी इंटरेस्टिंग भी हैं और बड़ी गैर मामूली अहमियत रखती हैं। ख़ास करके वो जो सिचुएशन है जहाँ 21 दिसंबर के इख्तिताम में अभी तक तहरीक इंसाफ को अपना बल्ले का निशान भी नहीं मिला, और उसका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उस पर अपनी जजमेंट नहीं की, और उसको इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर नहीं रखा गया। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के एक्टिंग चेयरमैन जनाब गौहर अली खान साहब जो हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच के सामने प्रेजेंट हुए। बेंच ने वहाँ क्या समात हुई, उसमें क्या उन्होंने डायरेक्शन दी, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, मैं इसके ऊपर डेवलप ऑन करूँगा। और उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से 2 फैसले हैं। फिर इसाक डार साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत माना खेज इंपॉर्टेंट ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। उन्होंने 2 दिन की डेडलाइन में इजाफा मांगा है, वो भी एक डेवलपमेंट है। और खुशी की पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जिन बलोच प्रोटेस्टर्स को, आदमी, औरतों और बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था, डिटेन किया हुआ था, उनको तमाम, कम अज़ कम हुकूमत का कहना है कि उन तमाम को आइडेंटिफाई करके रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान की ये 3 या 4 या 5 जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं बेसिकली तौर पे, इन फॉर वांट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, इनसे पहले मैं थोड़ा-सा आपको अपडेट कर दूँ मशरिक़ वस्ता के हवाले से, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। अब तक इसराइल जो है वो गाज़ा की छोटी-सी नन्ही-सी पट्टी में, जिसकी जिसकी लेंथ मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि सिर्फ 25 मील उसकी लेंथ है, और उसकी उसकी जो विड्थ है वो 5 मील है। उसमें 20,000 लोगों का कत्ले आम इसराइल अपनी बम्बार्डमेंट के ज़रिए और अपनी फ़ौज के ज़रिए कर चुका है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस में, विद द स्टेटेड गोल कि हम हमास का खात्मा करना चाहते हैं। और और इस वक्त लग रहा है कि एक सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ कि इसके बेसिक डायनामिक्स क्या हैं, क्यों इसराइल इस वक्त शदीद अंडर प्रेशर में है। 20,000 लोगों को इसराइल ने कत्ल तो कर दिया यहाँ पे, और ये अभी तक इसराइल खुद नहीं बता सकता कि इन 20,000 में से कितने मिलिटेंट्स थे हमास के। लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, ये मीडिया के लोग हैं वहाँ पे स्टेशन, उनका ख्याल है कि इसमें बहुत ही कम लोग जो हैं उनका ताल्लुक बराह रास्त हमास से है, ये हमास के मिलिटेंट्स हैं। जबकि इसराइल की अपनी फ़ौजों का इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, और उसको एक क्लोज कॉम्बैट जो है वो करनी पड़ रही है, और उसकी बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन बुनियादी प्रेशर ये है कि वो हमास जिसको बार-बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू बार-बार ये कहते हैं कि जंग उस वक़्त तक जारी रहेगी, सीज़ फायर नहीं होगा जब तक कि हमास का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाएगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि जिस हमास का इसराइल ने खात्मा करना था इस 2 महीने से ज़्यादा की जंग में, वो हमास उधर ही खड़ी है, और इसराइल को बार-बार उसी हमास की उसी लीडरशिप जो है उसके साथ नेगोशिएट करना पड़ रहा है। दुनिया भर को उस हमास के साथ नेगोशिएट करना पड़ रहा है। बॉटम लाइन क्या है कि इसराइल के स्ट्रेटेजिक जो गोल था, बुनियादी तौर पे हमास का खात्मा करने वाला, वो ख़त्म हो चुका है। ये वो गोल था जिसकी अचीवमेंट के लिए अमेरिका ने और मगरब ने इसराइल को बेतहाशा पेशेंस के साथ टाइम दिया, मतलब कि मार लो बच्चे, जितना मारना है तुमने मार लो। लेकिन उसके बावजूद वो टारगेट जो है अचीव नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जब से 3 इसराइली होस्टेजेस को इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने फ़लस्तीनी समझ के मार डाला, उसके बाद से इसराइल के अंदर मसलसल मुज़ाहरे हो रहे हैं, और जो 128 या 130 इसराइली होस्टेजेस अभी तक हमास के पास हैं गाज़ा में, उस उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उन्होंने एक तूफ़ान खड़ा किया हुआ है इसराइली प्राइम मिनिस्टर पे। और इसराइली प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू बार-बार ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि मैंने जो मेरा जो इंटेलिजेंस का हेड है मोसाद का, डेविड बर्निया, मैं उसको 2 दफ़ा यूरोप भेज चुका हूँ। यूरोप में वो कहाँ गए? यूरोप में वो गए पोलैंड के शहर वारसा में, जहाँ उन्होंने अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जनाब विलियम बर्न्स के साथ मुलाकात की, और कतरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल-रहमान अल-थानी, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। सीरीज़ मीटिंग्स उनकी इस हवाले से हो चुकी हैं। और दूसरी तरफ हमास के जो पॉलिटिकल ऑपरेशंस के हेड हैं इस्माइल हनैया, वो अब 24-36 घंटे से इजिप्ट के अंदर मौजूद हैं, कायरो में, जहाँ काहिरा में इस जो इजिप्शियन इंटेलिजेंस के हेड हैं, गालिबन कासिम उनका नाम है, अबुल कासिम और समथिंग, उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। अब डेडलॉक क्या खड़ा हो गया? डेडलॉक ये खड़ा हो गया है कि इसराइल ये कहता है कि मैं 1 हफ्ते की जंगबंदी करने के लिए तैयार हूँ, सीज़ फायर करने को तैयार हूँ। लेकिन हमास ये कह रहा है कि हमें 1 हफ्ते का सीज़ फायर नहीं चाहिए, हमें एक प्रोलॉन्ग्ड सीज़ फायर चाहिए, ये मुकम्मल सीज़ फायर चाहिए। और जब तक, और हम होस्टेजेस की रिलीज़ के हवाले से बात करेंगे ही नहीं, जब तक कि इसराइल जो है
मुकम्मल जंगबंदी का पहले जंगबंदी हो जाए, उसके बाद हम होस्टेजेस की रिलीज़ की कोई बात करेंगे या उसके हवाले से हम जो है कोई नेगोशिएशन करेंगे और हमें एक मुकम्मल जंगबंदी चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो प्रेशर बढ़ा है, क्योंकि आपको याद है कि पिछले सैटरडे को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्नाइपर्स ने एक माँ और बेटी को होली फैमिली चर्च के अंदर भी कत्ल कर डाला। और उसके बाद बड़ा प्रेशर हुआ वेटिकन से। पोप ने संडे को, जब अपना वो संडे को सर्मन करते हैं, उसमें उन्होंने इस जंग को दहशतगर्दी की जंग जो है उन्होंने करार दिया। उसके बाद से मसलसल जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनकी ज़ुबानें चल रही हैं। लेटेस्ट उसमें कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि ये जो जंग है ये इसराइल के लार्जर इंटरेस्ट में नहीं है। इस तरह की सिचुएशन इससे पहले अमेरिका के सदर जो बाइडन भी कह चुके हैं, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो हैं वो भी कह चुके हैं। फ्रेंच लीडरशिप मसलसल दबाव दे रही है। अभी तक मैंने वैसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट इसमें नहीं देखी ठीक तरह से, ये हो सकता है उन्होंने दी हो जो मैंने नहीं देखी, लेकिन एक प्रेशर जो है वो बीबी नेतन्याहू के ऊपर बिल्डअप हो रहा है। बीबी नेतन्याहू पे प्रेशर ये बिल्डअप हो रहा है कि वो यहाँ पर एक परमानेंट सीज फायर करें और सीज फायर होने दें, बिकॉज अब पेशेंस जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है वेस्टर्न लीडरशिप की। उनको इस सूरत हाल से अपने अपने मुल्कों में और उसकी साख का भी उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। तो फिर आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि बीबी नेतन्याहू की जो इतनी ज़िद है उसकी क्या वजह है। बीबी नेतन्याहू की ज़िद ये है कि बीबी नेतन्याहू और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ये भी दे आर हैंगिंग बाय थ्रेड, क्योंकि उनका जो स्टेटेड गोल था कि हमने हमास को डिस्ट्रॉय कर देना है, अगर वो उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते और नहीं कर पा रहे तो इसका जो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है नेतन्याहू की और उसके डिफेंस मिनिस्टर की फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए वो बड़ी ग्रेव है। और तमाम पॉलिटिकल एनालिस्ट या जो छप रही हैं इसराइली पेपर्स के अंदर चीज़ें, उससे यही लग रहा है कि ये जंग जो है वो बीबी नेतन्याहू की सियासत का खात्मा कर देगी। और जब भी ये जंग ख़त्म होगी, इसलिए बीबी नेतन्याहू इस जंग को किसी ऐसे नोट के ऊपर ख़त्म करना चाहते हैं जहां वो इसराइल को अपने आप को फाते और विक्टर जो है वो डिक्लेयर कर सकें। लेकिन मैंने इसराइली जो डिफेंस एनालिस्ट हैं और जो मैंने अमेरिकन एक्स आर्मी सोल्जर्स जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी जो मैंने वीडियोस देखी हैं और जो मैंने उनकी स्टेटमेंट्स देखी हैं, तो वहाँ तो क्लियरली ये लग रहा है कि इसराइल जो है वो इस पूरे कोगमायर के अंदर इसराइली डिफेंस फोर्सेस स्टक हो गई हैं। हमास उधर ही खड़ी है, 20,000 लोगों का कत्ल हो चुका है और इसराइल को अपने स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं वो नहीं मिल रहे। और इसराइली डिफेंस फोर्सेस में चूँकि वॉलंटियर्स हैं, मतलब उसमें ये ड्राफ्टेड फोर्स होती है, तो उसकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है सोल्जर की वो भी कई जगहों पे बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो रही है। ये एक अच्छा, अब इसके बॉटम लाइन ये है कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 24 घंटे में किसी न किसी किस्म का सीज़ फायर, एक लंबा सीज़ फायर जो है वो अगले 24 घंटे में आप तवक्को कर सकते हैं कि वो हो जाएगा। और उस मौके पे ये बड़ी ज़्यादती होगी अगर मैं ये ना कहूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा और उसकी बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, और जो मुख्तलिफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका भी बहुत दबाव है वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के ऊपर और इसराइल के ऊपर कि यहाँ पर एक सीज़ फायर जो है वो होना चाहिए। विद दिस समरी ऑफ द मशरिक़ वस्ता, लेट मी नाउ कम टू पाकिस्तान, जहाँ मैं समझता हूँ कि हैं तो सही डेवलपमेंट्स 3-4, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट, इम्पोर्टेंट, अहम डेवलपमेंट है वो केस है जहाँ अभी तक इस मुल्क की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बारे में तमाम सर्वेज ये पॉइंट आउट करते हैं कि 70% से ज़्यादा पॉपुलर सपोर्ट इस पार्टी के पास है, उसको अभी तक ना तो उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो दूसरी दफ़ा करवाए गए हैं 2 दिसंबर को, ना उसके बारे में कोई वर्डिक्ट दिया है, ना उन्हें तस्लीम किया है इलेक्शन कमीशन ने। और इलेक्शन कमीशन ने जब इन रिजल्ट्स को मानना है तो उसे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर उनको डिस्क्राइब करना है, वहाँ पे एक्सेप्ट करना है, डिटेल उसकी वहाँ पे देनी है, तो वो भी नहीं एक्सेप्ट किए। ये वही इलेक्शन है जिसमें 2 दिसंबर को इंटरिम चेयरमैन जनाब गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं उन्हें इलेक्ट किया गया था। और दूसरी तरफ अभी तक तहरीक इंसाफ को चूँकि इलेक्शन उसके रिजल्ट्स माने ही नहीं गए, अभी तक उसको बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिला। अब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई इतनी रोशन तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान की अपनी जो मुश्किल किस्म की कन्फ्यूजिंग हिस्ट्री है, तारीख हिस्ट्री आप कह सकते हैं बहुत हद तक, जो उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री तो बहुत ही तारीख है, उस तारीख पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर भी ऐसा मौजज़ा कभी इससे पहले नहीं हुआ, यानी इतना बड़ा गंद जो है वो नहीं हुआ कि इलेक्शन को 1 महीना कुछ दिन रह गए हैं और जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उसके पास अपना निशान भी नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया गया। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि जो सारी की सारी गेम भाई लोग खेल रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बेचारा तो मुन्नी बदनाम हुई, सारी खेल तो भाई साहब की है, भाइयों की है, और भाइयों की जो खेल है वो बेचारे खुद समझते हैं कि हम खेल रहे हैं, लेकिन इस नाचीज़ का बहुत ही कंसिडर्ड ये ख्याल है कि भाई उधर के इशारों पे नाच रहे हैं जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और साफ नज़र आ रहा है क्योंकि जिस तरह से बड़े भाई साहब को यहाँ पर 6-7 दिन तक खाने खिलाए गए
और उनके साथ मुलाकातें की गई एक ऐसे वक्त में जबकि बड़े भाई साहब के जो पीछे सारे उनके जो कारिंदे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में ऊधम मचाया हुआ है और उन तमाम इंसानी हकूक़ की और तमाम बुनियादी इक़दार की वायलेशन की जा रही है जिनके साथ ये मुल्क खड़ा होता है, जिनके साथ मगरब खड़ा होता है। तो ये बात क्लियरली समझ आ जाती है कि भाई लोग जो हैं वो बेचारे सिर्फ़ और सिर्फ बाहर के इशारों के ऊपर नाच रहे हैं। बहरहाल ये तो एक डाइग्रेशन है। अब सूरत हाल ये है कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इस अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल की। इम्प्लीकेशंस ये है कि इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन दिए थे नॉमिनेशंस के लिए 20, 21 और 22 और कल 22 जो है वो आखिरी दिन है और सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप नॉमिनेशन पेपर्स को दाखिल करा सकते हैं। और अगर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर उसके जितने उम्मीदवार और कैंडिडेट्स होंगे उनको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के तौर पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब इसकी क्या तुक है, इसकी क्लेवरनेस क्या है, इसमें चालाकी क्या है बुनियादी तौर पे? यानी इसकी चालाकी है कि आप मुसलसल की सुन रहे हैं कि बहुत से लोगों को तहरीक इंसाफ के अंदर दाखिल कराया गया है या उनके साथ कुछ मामला तह पा चुके हैं भाई लोगों के और उनको सपोर्ट भी किया जाएगा कि पॉपुलर भी बना दिया उनको और वो लोग सब जो हैं वो अपने अपने इंडिपेंडेंट होंगे तो तहरीक इंसाफ के नाम पे लड़ रहे होंगे, उनको तहरीक इंसाफ की सपोर्ट होगी, लेकिन उनको इलेक्ट करवा दिया जाएगा और बहुत से वो लोग जिन्हें पसंद नहीं किया जाता या उनके साथ इक्वेशन नहीं है, उन्हें इलेक्ट नहीं करवाया जाएगा। और यूँ तहरीक इंसाफ के नाम पे बगैर बल्ले के, चूँकि वो तहरीक इंसाफ का नाम नहीं होगा, ये ऐसे आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर आ जाएंगे असम्बली के अंदर जो इमरान खान की तहरीक इंसाफ की बात नहीं मानते होंगे और भाई लोगों की बात मानते होंगे। यानी ये छोटी छोटी आप कह लें कि 40-50 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टीज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगी और आप पूरा का पूरा जो नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट है उसे हाईजैक कर लेंगे। अच्छा, दूसरी इसकी खप ये है कि जिस पार्टी के पास निशान नहीं होगा उसको वो 61 मेरा ख्याल 60 जो रिजर्व सीटें हैं औरतों की, प्रोफेशनल्स की, माइनॉरिटीज़ वगैरह की, वो सीटें भी जो हैं वो पार्टी को नहीं मिल सकेंगी। तो ये वो पूरी हिकमत अमली स्ट्रैटेजी बदमाशी है जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं और जिसमें इलेक्शन कमीशन को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को वैसे 2020-21 से ही एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये और बात है कि बेचारे इमरान खान ऐसे नादान थे कि बड़ी देर तक उनको ये सारी गेम जो है जनरल बाजवा की वो उनको समझ नहीं आई। अब ये वो पिटिशन थी जिसे बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने प्लीड किया पेशावर हाई कोर्ट के एक 2 मेंबर बेंच के सामने। वहाँ पर बैरिस्टर गौहर अली खान की ये कॉमेंट्री सामने आए कि पेशावर ही और खैबर पख्तूनख्वा ही तहरीक इंसाफ के लीडर्स के लिए सेफ़ है। हम जब इस्लामाबाद जाते हैं हमें ख़तरा ये होता है कि हम गिरफ़्तार हो जाएँ, हमें डिटेन कर लिया जाए। बहरहाल वहाँ उन्होंने सारे सर्कमस्टेंसेस उन्होंने जो मैंने भी आपको बताए हैं, ये बेसिकली बैरिस्टर गौहर अली खान की जो पिटिशन है और उनके जो आर्गूमेंट्स हैं ये वहीं से मैंने लिए हैं, वहीं से मैंने उनको कोट किया है। तो ये सब उनको रखे इस पेशावर हाई कोर्ट के सामने और पेशावर हाई कोर्ट ने फिर वहाँ पर डायरेक्शन ये दिए हैं कि इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन उन्होंने दी है कि कल 22 तारीख को और हर तरह से आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। 22 तारीख को इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है तहरीक इंसाफ के उसका फैसला और बल्ले के निशान का फैसला जो है वो आप कर दें। और उसको तहरीक इंसाफ को ये कहा है कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है ये फैसला करना है, अगर आप इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के फैसले से मुतफिक नहीं होंगे, उस पर आपका एतराज़ होगा तो आप इसके खिलाफ जो है अपील कर सकते हैं। अब ये सूरत हाल देखें कितनी प्रिकेरियस है और कितनी डेलिकेट है कि 22 तारीख को टोटल 8:30 बजे से रात के शाम के वो 4:30 रखे गए, टाइम भी इतना कम रखा गया, ये तो रात के 10 बजे तक का टाइम होना चाहिए था, लेकिन चंद घंटे हैं और उन चंद घंटों के अंदर अगर इस इलेक्शन कमीशन अपना फैसला बहुत देर से करता है तो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के ये उनके सर पे तलवार लटकाई हुई है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं अपने नॉमिनेशन पेपर किस तरह से तहरीक इंसाफ करेगी। अब इतना ज़्यादा अनफेयर इलेक्शन मुझे नहीं पता कि कभी गुज़िश्ता जब से इलेक्शन इन्वेंट हुआ है और इलेक्शन की हम हिस्ट्री सुनते हैं, ये वैसे रिसर्च करनी पड़ेगी कि क्या इतना नाजायज़, इतना अनफेयर कोई एक्सरसाइज जो है वो इलेक्शन के नाम पे की गई है। और इस इलेक्शन से, क्योंकि इलेक्शन मैंने आपको, अगर आप में से जो लोग मेरे ट्वीट्स फॉलो करते हो, मैं ज़ाहिर है ट्वीट्स मैं बहुत सोच समझ के लिखता हूँ। कई दफ़ा आप ज़बानी जब बात करते हैं तो इतनी आपकी तवज्जो नहीं होती, अल्फाज पे इतना कंट्रोल नहीं होता। तो आप मेरे ट्विटर को ज़रूर फॉलो करें। आप में से बहुत से लोग जो मेरे ट्विटर पे नहीं हैं, आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे ट्विटर को फॉलो करें। मैंने अपने ट्विटर के ऊपर बारहा ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है कि इलेक्शन एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है और इलेक्शन का मतलब ये है कि आप एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज करते हैं जिसके नतीजे में एक कौम को आप मुत्तहद करते हैं, उसको यकजा करते हैं, आप एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एतमाद बहाल करते हैं ताकि आपने फिर इंपॉर्टेंट डिसीजंस करने होते हैं उस सियासी जमात में। जिस किस्म के इलेक्शन पाकिस्तान में करवाने की कोशिश की जा रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा, इसकी क्या सियासी इफादियत होगी, इस पर मुझे बड़ी हैरानगी है। और मैंने बार बार मैं इसका ट्वीट करता हूँ, कभी अंग्रेज़ी में करता हूँ, कभी इंग्लिश में करता हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बहरहाल अब आता हूँ मैं उस डेवलपमेंट की तरफ जिन दोनों का ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने
जिसे मौजूद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब हेड कर रहे थे, उसने एज एक्सपेक्टेड इमरान खान की उस पिटिशन को रद्द कर दिया है, जहाँ पर इमरान खान के वकला मेरे ख्याल बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने ये पिटिशन डाली हुई थी और बहुत दिनों से ये पिटिशन चल रही थी, जिसमें कहा गया था कि तोशा खाने का जो 5 अगस्त 2023 का फैसला है, उस फैसले पे जो सेंटेंस है, पहले सेंटेंस को तो सस्पेंड कर दिया गया था, जो सज़ा है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन उसकी कन्विक्शन को सेट असाइड किया जाए, क्योंकि उस कन्विक्शन की मौजूदगी में इमरान खान जो 3 जगहों से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मियाँ वाली से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, जो मैंने एक दिन पहले अपने व्लॉग में आपको कहा था, विद द कैवीट कि कैसे लड़ेंगे वो, क्योंकि वो अभी डिस्क्वालीफाइड हैं, उसमें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी लंबी चौड़ी किस्म की लीगल टेक्निकल मुख्तलिफ किस्म के रीजंस दिए हैं कि जो पिटिशन बैरिस्टर सलमान सफ्दर और इमरान खान के वकला या इमरान खान लेकर आए हैं, ये पिटिशन ही ठीक नहीं बनी हुई है, इसमें फ़लाँ चीज़ ठीक नहीं है, इसकी डेट ठीक नहीं है, इसके ऊपर मक्खी बैठी हुई थी उसका भी निशान है। इन तमाम तफसीलात में जाना का मतलब यह है कि आई विल बी इंसल्टिंग माई ओन इंटेलिजेंस एंड आई विल बी इंसल्टिंग ऑल ऑफ योर्स इंटेलिजेंस। आप सबकी जो जहानत और इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस है, उसकी तौहीन करने के मतरादिफ होगा कि मैं इनके आर्गूमेंट्स में चले जाऊँ, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जानती है, तमाम वकला बरादरी जानती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के क्या किस किस्म के मसाइल हैं और वहाँ से रिलीफ नहीं मिल सकती। दरम्यान उन्होंने ये भी लिख दिया है कि चूँकि इमरान खान ने एक सेपरेट पिटिशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी डाली हुई है, इसी हवाले से उसके नोटिस भी इशू हो चुके हैं, तो बेसिकली आपने जाना है तो लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएँ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट भी क्या कुछ कर पाएगी, आई डोंट रियली नो। बहरहाल मैंने कहा कि मैं इसको आपको सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ, इसकी इम्प्लिकेशंस भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस किस्म का इलेक्शन जो है वो करवाने की कोशिश की जा रही है। अब दूसरी वो डेवलपमेंट है जो थोड़ी सी पॉजिटिव है, जहाँ पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, जिन्होंने पहले डिटेल जजमेंट लिखी अपनी, जो 2 मेंबर बेंच को हेड करते थे, जहाँ खुफिया ट्रायल साइफर के केस में खुफिया सीक्रेट ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने फैसला लिखा। वो फैसला जो है मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने लिखा, और वो ब्लैक एंड वाइट फैसला जो है, उसकी डिटेल्स जो हैं, डिटेल जजमेंट जो है वो 20 दिसंबर को इशू हो चुकी है। तो अब उसके फैसले के फ़ौरन बाद चूँकि डिटेल जजमेंट आ गई, तो सलमान अकरम राजा साहब जो हैं मियाँ गुल हसन साहब के सामने पेश हुए, और उन्होंने कहा कि 2 उनकी बेसिकली पिटिशंस थी, प्रेयर्स थी। एक ये कि साइफर के केस में, जैसा कि अदालत खुद कह चुकी है कि आप एक खुफिया ट्रायल नहीं कर सकते, कैमरा ट्रायल जो है आप नहीं कर सकते साइफर के केस में, ये उनकी एक रिक्वेस्ट थी। और दूसरा ये है कि एक तो खुफिया ट्रायल आप नहीं कर सकते और इसको रोका जाए, जो कि अदालत ने खुद कहा है, और सेकंड ये है कि जो मीडिया गैग है, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ने बताया मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने तो इस हद तक कह दिया है कि आप इसे कहते हैं फैमिली के मेम्बर्स भी जाएंगे, वो भी इसको पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते। इस पे खासे जुज़बुज़ हुए, खासे चौंके मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। चौंके तो वैसे वो ऐसे जैसे उनको शायद ना पता होता, पता तो उनको होता ही, लेकिन 2 चीज़ों पे उन्होंने कहा। एक तो उन्होंने कहा कि जब उनको सलमान अकरम रज़ा ने कहा कि 30 दिन का हुक्म दे दिया गया है कि इस ट्रायल को 30 दिनों में ख़त्म करना है, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल, जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल थे, एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, डुगल साहब, मुनव्वर डुगल, उनको उन्होंने पूछा कि ये सही है कि 30 दिन का फैसला जो है सुनाया गया है। इस पर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि 30 दिन का हुक्म तो आपके अपने जो चीफ जस्टिस हैं जनाब मोअज़्ज़ज़ आमिर फारूक साहब ने कहा है कि 30 दिन के अंदर इसका फैसला जो है वो सुनाया जाए। जिस पे मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि 30 दिन का तो हम कोई नॉर्मल किस्म के जो मुकदमात होते हैं, जो सीधे सीधे होते हैं, वहाँ पर भी अदालत कभी ये नहीं कहती कि 30 दिन के अंदर इसका फैसला किया जाए, तो यहाँ भला कैसे हो सकता है। बहरहाल इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि सलमान अकरम राजा ने उनसे कहा था कि जो ट्रायल कोर्ट की का जो ऑर्डर है कि एक खुफिया ट्रायल होगा और जो मीडिया गैग है इसे आप सस्पेंड कर दें, ख़त्म कर दें कम अज़ कम रिलीफ के तौर पे। लेकिन मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को भी पता है कि बाहर मौसम किस किस्म का है, उन्होंने वो रिलीफ नहीं दी, सस्पेंड नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने FIA का जवाब मांग लिया, और कल ही अगले ही दिन फ्राइडे को उन्होंने कहा कि एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल थे उनको उन्होंने कहा कि आप FIA का और अपना जवाब जो है वो लेकर आएँ। तो अब कल इसकी समाअत, जो अब दिन शुरू हो रहा है, अब से आप समझें फ्राइडे मॉर्निंग में इसकी समाअत होनी है। अब एक इसके साथ एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, वो ये है कि इसहाक डार साहब ने जो है उन्होंने इसे कहते हैं एक ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2 दिन की कम अज़ कम मोहलत और दी जाए नॉमिनेशन पेपर्स के लिए। और ये रिलीफ चूँकि इसहाक डार साहब ने मांगी है, PMLN ने मांगी है, नवाज शरीफ साहब ने मांगी है, तो रिलीफ तो मिल ही जाएगी, और इस रिलीफ का तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा हो जाएगा, जिसकी तमाम कैफियत मैंने आपको डिस्क्राइब की है कि नॉमिनेशन पेपर्स वो बेचारे कैसे दाखिल करेंगे, क्योंकि 22 तारीख के 4:30 बजे तक तो इलेक्शन कमीशन ने कोई फ़ैसला ठीक तरह से करना ही नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको रिलीफ देने का मूड इलेक्शन कमीशन का है, अनलेस के इस मुल्क से कोई फ़ोन चला जाए जहां मैं बैठा हुआ हूँ, उसके अलावा कोई मुझे चांस नज़र नहीं आता यहाँ पे होने का। बहरहाल इसहाक डार साहब ने कहा कि इलेक्शन के नॉमिनेशन जो पेपर्स होते हैं वो खासे कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं, वेट करवाना पड़ता है, अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो इसलिए आपने 3 दिन उसके दिए हैं नॉमिनेशन पेपर्स के लिए,
और 6-7 दिन आपने रखे हैं स्क्रूटनी के लिए, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इलेक्शन की डेट में तो कोई फ़र्क ना करें, लेकिन आपके पास इतनी कैपेसिटी और स्पेस है कि आप ये जो 2 दिन और हमें दे दें नॉमिनेशन के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 2 दिन मिल जाएंगे और इसका तहरीक इंसाफ को भी फ़ायदा होगा। तो अब तक की ये सूरत हाल है। आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्लाइट फ्रॉम हेयर और उसके बाद बहुत जल्दी आपसे वाशिंगटन से मुलाकात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू।